दोस्तों, ये है ग्रीनलैंड जिसकी बात ट्रम्प अपने भाषणों में कर रहा है कि वो ग्रीनलैंड का कंट्रोल लेना चाहते हैं। और ये ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का पार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड का एक फिगर है और ये अफ्रीका है और ये एशिया का क्षेत्र है और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आता है और ये साउथ अमेरिका और ये इस अमेरिका के क्षेत्र है ये। और यहाँ से कुछ दूरी पे ग्रीनलैंड है और ये ग्रीनलैंड जो है ये बेफिन की खाड़ी के पास है, देख सकते हैं लेब्राडोर सागर के पास है और ये आर्कटिक के पास आता है। ये जो नॉर्थ पोल है आर्कटिक महासागर इसके पास आता है ये ग्रीनलैंड। और ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। और अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है कि जो अमेरिका है वो उसका कंट्रोल लेना चाहता है। उनका कहना है कि जो ग्रीनलैंड है ये आसपास आर्कटिक क्षेत्र है, यहाँ पे रसिया और चाइना दोनों की गतिविधि बढ़ चुकी है। दोनों उसके लिए थ्रेट है, उसके लिए डेंजर है। वो अपना मिलिट्री को वहाँ पे उसको बढ़ा रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर इस जो आर्कटिक क्षेत्र में जो खनिज है इसके लिए वो अपनी रिसर्च और एक्सप्लोरेशन वो अपना चालू कर दिया है। तो अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड हो रही है। अमेरिका के जो बिजनेसमैन हैं वो इस चीज़ों पे इंटरेस्टेड हो रही है कि ये जो इतना बड़ा क्षेत्र है वो डेनमार्क से वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते। अभी दोस्तों समझते हैं कि डेनमार्क कहाँ पे है। ये यूरोप है, यूरोप का पार्ट है, नॉर्वे स्वीडन। आप यहाँ देख सकते हो डेनमार्क है, उत्तरी सागर के पास डेनमार्क है, ठीक है। ये डेनमार्क है, ये जर्मनी के नॉर्थ में है डेनमार्क, उत्तरी सागर के बगल में, और यूनाइटेड किंगडम पास में है। और डेनमार्क से उत्तर जाके आइसलैंड आता है। आइसलैंड के बगल में ही ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है ये पड़ता है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि डेनमार्क जो यूरोप का पार्ट है वो एक नाटो मेंबर भी है, एक नाटो मेंबर भी है। अभी आपको पता है कि नाटो जब बना था एक अलायंस था, एक यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के बीच, यानी इसमें टोटल 32 कंट्रीज है। इसमें डेनमार्क भी आता है, इसमें डेनमार्क भी इनका पार्ट है। और ये किस लिए बना था, इसका रीज़न था कि जो 1950 वर्ल्ड वार के बाद जो था एक कंपटीशन चालू हो गया था दो देश के बीच में, एक रसिया उस समय यूएसएसआर कहलाती थी, जो कि 1991 में टूटने के बाद यूएसएसआर से वो क्या बन गई, रसिया बन गई। कई सारे देश जैसे कि यूक्रेन, बाल्टिक कंट्री, वो सब अलग हो गए क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी चरमरा सी गई थी। तो जो नाटो बना था वो यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बना था, उसको कंट्रोल में रखने के लिए बना था, ठीक है। तो इसमें डेनमार्क भी एक पार्ट है। तो इसमें एक आर्टिकल होती है नाटो में, नाटो रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भी देश अगर इन नाटो मेंबर पर अटैक करता है तो वो सारे कंट्री ये मानेंगे कि वो उनके देश पर, पूरे 32 कंट्री पर जो है वो अटैक माना जाएगा। ये आर्टिकल जो है ये ऐड करवाई गई थी। और अब समझते हैं कि इसका कभी इस्तेमाल हुआ भी था या नहीं। इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल जो 5 था ये सबसे पहले यूज हुआ था 2001 में 9/11 के समय, जब अमेरिका पे अटैक हुआ था, आतंकवादी अटैक हुआ था 9/11। तो सबसे पहले जो था डेनमार्क ने इस आर्टिकल के तहत अपने सेना को यूएस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जो है इनके साथ लड़े और शहीद भी हुए। तो सबसे पहले जो
आर्टिकल 5 यानी जब अमेरिका पे हमला हुआ तो डेनमार्क ने कहा कि ये जो है हम पे हमला है, इसके लिए उन्होंने अपने मिलिट्री का इस्तेमाल किया और यूएस का साथ दिया। तो जब यूएस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, अफ़गानिस्तान में अपना ऑपरेशन चालू किया, तो उन्होंने साथ दिया और शहीद भी हुए। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई कि डेनमार्क के पास एक संकट या कहें बहस का मुद्दा छिड़ गया कि अभी कोपनहेगन में, जो कि डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन, वहाँ पे एक बहस का मुद्दा छिड़ गया कि इन चीज़ों को कैसे अमेरिका जो अपनी कंट्रोल चाहता है उनको वो कैसे ले। हालांकि यहाँ के लोग जो है इनका विरोध कर रहे हैं, इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना होता है कि डेनमार्क उस क्षेत्र को उसके कंट्रोल में देता है। होता है ना कि अपने लैंड को हमने लीज पे दे दिया 100 सालों के लिए, 99 सालों के लिए। तो अभी देखना होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।